मैं आज जो चर्चा करने वाला हूं, मैं अपना परिचय दूं। मेरा नाम सागर मिश्रा है और मैं इंदौर का एक फैकल्टी हूं और यहां पर मैहर में जो है मैं मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अंतर्गत 5वां पेपर और MPSI के अंतर्गत हिंदी वाला जो पोर्शन है और देखते हैं सर जहां तक हो सके तो जीके के अंतर्गत जो है हम MP ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, वनडे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं यहाँ पर आपको सेवाएं वगैरह दूंगा। और आज मैं जो चर्चा करने वाला हूँ उसके अंतर्गत जो है आज हम हिंदी विषय के अंतर्गत देखेंगे। आज हम जानेंगे कि हिंदी विषय के अंतर्गत कौन कौन से बहुमूल्य अपने टॉपिक हैं जिसके अंतर्गत जो है हम आगामी समय में जो है पढ़ेंगे। यदि मैं टॉपिक की चर्चा करता हूँ, विषय वस्तु की मैं चर्चा करता हूँ तो कौन कौन से विषय हैं जो कि हम हिंदी विषय के अंतर्गत देखने वाले हैं। यदि मैं इसके पहले टॉपिक की मैं चर्चा करूँ तो पहला टॉपिक अपना होता है साहब वर्णमाला। वर्णमाला के अंतर्गत यदि मैं इसके वेटेज की बात कर देता हूँ, यदि मैं सब इंस्पेक्टर में यदि चर्चा करूँ तो 70 नंबर की आपको हिंदी पूछी जाएगी साहब। लैंग्वेज का एक पेपर होता है, इसमें 70 नंबर की हिंदी तथा 30 नंबर की इंग्लिश रहेगी और 70 नंबर की हिंदी। और यदि मैं MBPSC के 5वें पेपर की चर्चा करता हूं तो 200 नंबर की हिंदी पूछी जाती है और जो मैं पढ़ाऊंगा, जो मैं आपको समझाऊंगा उसके अंतर्गत आपको MBPSC के 5वें पेपर में भी काफ़ी सहूलियत रहेगी। कारण है कि 5वें पेपर में जो है डिस्क्रिप्टिव रहता है और जो अन्य वनडे जो एग्ज़ाम रहते हैं जैसे कि SI यदि मैं बात करता हूं तो उसमें ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। मैं आपको ऑब्जेक्टिव प्रकार के प्रश्न के तरीके ही बतला दूंगा कि किस तरीके से प्रश्न आते हैं। यदि मैं वर्णमाला, पहले मैंने टॉपिक की चर्चा करी है वर्णमाला। पहला पॉइंट आता है कि साहब वर्णमाला के अंतर्गत हम कौन कौन सी चीज़ें पढ़ेंगे और इसके यदि मैं वेटेज की चर्चा करता हूँ तो लगभग 2 से 3 प्रश्न वर्णमाला नामक टॉपिक से आते हैं और इसके अंतर्गत बड़े ही साधारण प्रश्न रहते हैं कि अल्प प्राण ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं, महाप्राण ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं, सघोष और अघोष ध्वनियाँ क्या कहलाती हैं, बद्धाक्षर क्या है, मुक्ताक्षर वर्ण कौन कौन से कहलाते हैं। यदि मैं स्वर वर्णों की यदि मैं चर्चा करता हूं तो स्वर को भी हम कुछ भिन्न प्रकार से पढ़ते हैं साहब। स्वर के भेदों की यदि मैं चर्चा करूं तो 3 प्रकार के भेदों की यहाँ पर चर्चा की गई है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट हो जाएगा साहब अपना वर्णमाला। यदि मैं दूसरा पॉइंट लेता हूँ तो हमारा आता है साहब, जैसे हम बोलते हैं शब्द विच्छेद या वर्ण विच्छेद के नाम से जानते हैं। कोई भी एक शब्द दिया रहेगा उसको विच्छेदित करना पड़ता है साहब उसके स्वर एवं व्यंजन वर्णों में। तो वर्ण विच्छेद नामक एक टॉपिक रहेगा साहब अपना, वर्ण विच्छेद रहेगा और उसके अंतर्गत हम देखेंगे कि वर्ण विच्छेद से साधारणतः सब इंस्पेक्टर में एक प्रश्न आता है। एक बार उसने सब इंस्पेक्टर में पूछा था कि श्रृंगार शब्द का वर्ण विच्छेद निम्न में से कौन सा होगा। तो श्रृंगार नामक शब्द इस तरीके से लिखा जाता है और इसके यदि मैं वर्ण विच्छेद की यदि मैं चर्चा करता हूँ तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। यदि यहाँ पर यदि मैं इसका वर्ण विच्छेद करूं तो इस तरीके से आता है, आधा संयम आएगा, इसके पश्चात एक स्वर आता है साहब जिसे री वर्ण के नाम से जानते हैं और इसके पश्चात जो बिंदी है इसमें अंग की मात्रा है और इसके पश्चात जो है आधा गा रहेगा, बड़ा आ रहेगा, इसके पश्चात आधा रा और फिर है आवर्ण। ये जो है इसका वर्ण विच्छेद रहता है साहब श्रृंगार का। इसी तरीके से यदि मैं बुद्ध की चर्चा करता हूँ तो बुद्ध वर्ण को किस तरीके से लिखा जाएगा। ये बुद्ध है, इसका वर्ण विच्छेद एक बार उसने पूछा था। तो श्रृंगार है, बुद्ध है, महर्षि है, ऐसे कई ऐसे वर्ण हैं, शब्द है जिनका वर्ण विच्छेद उन्होंने पूछा है। इसके पश्चात यदि मैं तीसरे टॉपिक की चर्चा करता हूँ तो तीसरा बहुमूल्य टॉपिक है साहब। यहाँ से 3 प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। संधि नामक टॉपिक है और संधि टॉपिक से काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं। साधारणतः आप देखते होंगे, आप जब सब इंस्पेक्टर का कोई भी प्रश्न पत्र लगाएंगे पिछले वर्ष के, प्रीवियस ईयर के, तो आप देखेंगे कि साहब संधि से संबंधित 3 से 4 प्रश्न तक उन्होंने पूछे हैं। जैसे कि संधि के यदि मैं भेदों की चर्चा करता हूं तो मुख्यतः 3 ही भेद हैं साहब, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, और तीनों से प्रश्न आते हैं। कभी कभी तो स्वर संधि से 2 प्रश्न आ जाते हैं क्योंकि स्वर संधि के ही 5 भेद हैं।
दीर्घ स्वर संधि है, गुण स्वर संधि है, वृद्धि स्वर संधि है, इसके पश्चात यण है और अयादि है। यहाँ से प्रश्न आते हैं, जैसे कि एक बार उसने पूछा था कि पावक में कौन सी संधि है, तो ध्यानपूर्वक सुनना, स्वर संधि है साहब। स्वर संधि के अंतर्गत कौन सी संधि है, तो इसमें जो है अयादि स्वर संधि आती है साहब। और इसका वर्ण विच्छेद जो है, पीछे वाला वर्ण बनता है साहब अक, और पहला जो वर्ण बनेगा वो बनेगा साहब पाऊ। पाऊ धन अक इक्वल टू पावक होता है। एक बार उसने पूछा था भाव, ये जो है भाविका है ना, भाविका का वर्ण विच्छेद क्या है, ये सॉरी इसमें संधि क्या है, तो इसमें भी जो है अयादि स्वर संधि है। तो ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जो कि संधि से संबंधित पूछे जाते हैं। जैसे कि एक बार उसने पूछा था निरोग में कौन सी संधि है, तो मैं आपको साधारणतः चर्चा कर दूं, निरोग नामक शब्द में विसर्ग संधि है, और इसको यदि विच्छेदित किया जाता है तो निधन रोग। कैसे विच्छेदित होता है इस पे हम चर्चा करेंगे साहब। निधन रोग किस तरीके से विच्छेदित है, और इसके पश्चात यदि मैं चर्चा कर दूं, इसके पश्चात यदि मैं चर्चा करूं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, संधि से संबंधित मैंने आपको बतलाया 4 प्रश्न साधारणतः आपको देखने को मिलेंगे। ठीक, व्यंजन से भी पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मैं आपको एक व्यंजन का भी एग्जाम्पल बतला दूं। वागीश नामक शब्द में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है साहब। इसका विच्छेद है, पीछे वाला वर्ण ईश बनता है और आगे वाला वर्ण जो बनता है वाक। ध्यानपूर्वक सुनना, व्यंजन संधि के अंतर्गत एक है ना, पहले वर्ण या दूसरे शब्द या पहले शब्द के अंतिम वर्ण में सामान्यतः हलंत युक्त एक शब्द या एक हलंत युक्त एक वर्ण जरूर आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर का में एक हलंत लगा हुआ है, ये व्यंजन संधि की एक पहचान है साहब। और बाकी आप देखते हैं यहाँ पर स्वर संधि है, क्योंकि पहले वर्ण के अंतिम वर्ण में भी आपको स्वर मिल रहा है और दूसरे शब्द के पहले वर्ण में भी आपको स्वर मिल रहा है। इस स्वर संधि के अंतर्गत आपको पहचान देखने को मिलती है। चौथा जो टॉपिक रहता है वो समास रहता है साहब, ये भी काफी बहुमूल्य अपना एक टॉपिक है। इससे 3 प्रश्न आपको साधारणतः देखने को मिलेंगे साहब। सामान्यतः हम जानते हैं समास के 6 वेद हैं, और एक काफ़ी महत्वपूर्ण एक व्यक्ति हैं साहब, हिंदी के विशेषज्ञ माने गए हैं, और उन्हें जो है हिंदी भाषा का पाणिनि भी हम संबोधित करते हैं, जिसका नाम है कामता प्रसाद गुरु। उन्होंने समास के 4 भेद बतलाए हैं। साधारणतः रचना तो समास की 4 ही तरीके से की जाती है, लेकिन अर्थ के आधार पर सामान्यतः समास के 6 भेद बतलाए गए हैं। समास के भेदों की हम चर्चा करेंगे साहब। 6 भेद हैं, यहाँ से साधारणतः 3 प्रश्न सब इंस्पेक्टर में देखे जाते हैं, और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के 5वें पेपर में भी आपको समास से संबंधित प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो मैंने आपको समास बतलाया। 5वां जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा साहब उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय जो हम बचपन में पढ़ते थे वो वाले उपसर्ग प्रत्यय नहीं है साहब। ये उपसर्ग प्रत्यय साधारणतः उपसर्ग क्या कहलाते हैं और कहाँ कहाँ किस किस तरीके से बनाए जाते हैं, उपसर्ग से संबंधित है ना प्रश्न किस तरीके से आते हैं, तो हम देखेंगे साहब। प्रत्यय काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, यहाँ से साधारणतः 2 प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके पश्चात देखा जाए तो 6वां जो अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा साहब शब्द, और शब्द को हम लगभग 3 से 4 तरीके से पढ़ेंगे। पहला तरीका आता है उत्पत्ति एवं इतिहास के आधार पर शब्द के भेद। उत्पत्ति एवं इतिहास के आधार पर जो शब्द के भेद हैं वो साधारणतः 5 प्रकार के होते हैं साहब। आपने सुने भी होंगे, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज विदेशज, तो संकर शब्द क्या कहलाते हैं। तत्सम का एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल बतला दूं, जैसे कि आपने सुना होगा है ना, पुस्तक एक प्रकार का तत्सम शब्द है, शिक्षा एक प्रकार का तत्सम शब्द है। इसका शिक्षा का तद्भव शब्द होता है सीख, और पुस्तक का पोथी के नाम से हम जानते हैं। सप्तशती एक तत्सम शब्द के नाम से जाना जाता है। ऐसे कई आपको इच्छु एक प्रकार का तत्सम शब्द है, वर्तमान में उसका तद्भव प्रयोग किया जाता है जिसको हम ईख के नाम से जानते हैं, ईख गन्ना जिसे हम बोलते हैं। तो उत्पत्ति में इतिहास के आधार पर शब्द के 5 भेद हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द। इसके पश्चात यदि मैं चर्चा करता हूं तो रचना और बनावट के आधार पर शब्द के भेद हैं साहब। रचना और बनावट के आधार पर सामान्यतः शब्द के 3 भेद बतलाए गए हैं।
मैं आज बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ देता हूँ, है ना, साधारणतः इन्फॉर्मेशन। तो रचना और बनावट के आधार पर ऋण शब्द है, यौगिक शब्द है, यौगिक शब्द है और योग ऋण शब्द है। जैसे दशानन एक प्रकार का योग ऋण शब्द है साहब। और यदि राष्ट्रपति की चर्चा करता हूँ तो एक प्रकार का एक हम यौगिक शब्द के अंतर्गत जानते हैं। घर है, गृह है, विद्या है, किताब है, ये ऋण शब्द के नाम से जानते हैं, क्योंकि इनका जब भी विखंडित किया जाता है तो कोई सार्थक अर्थों में विखंडित नहीं होते हैं। किताब यदि विखंडित की जाए, यदि मैं किताब शब्द है तो एक सार्थक शब्द है, लेकिन यदि मैं इसको 20 से तोड़ूं तो की धन ताब कोई भी सार्थक अर्थों में विखंडित नहीं हुआ है। लेकिन यदि मैं राष्ट्रपति नामक शब्द को यदि मैं विच्छेदित करता हूं तो राष्ट्र का भी एक अर्थ होता है और पति का भी एक अर्थ होता है। तो इसको हम यौगिक शब्द के नाम से और इसको हम ऋण शब्द के नाम से जानते हैं। दशानन ये विच्छेदित तो एक सार्थक अर्थों में होता है, लेकिन जब ये जुड़ता है तो किसी व्यक्ति या स्थान, ये साधारणतः दशानन एक व्यक्ति के संदर्भ में ऋणित हो जाता है, इसीलिए दशानन नामक शब्द को हम योग ऋण शब्द के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात हम पढ़ेंगे साहब अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के जो भेद हैं वो साधारणतः 4 प्रकार के हैं। एकार्थी, अनेकार्थी, विलोम और समानार्थी शब्द। समानार्थी को हम पर्यायवाची शब्द के नाम से जानते हैं। विलोम शब्द आप जानते ही हैं, यहाँ से ही प्रश्न आ जाते हैं। इनकी कुछ ट्रिकें हैं और कुछ अपन को इनको स्मरण या याद करना पड़ता है साहब, हम करेंगे समय आने पर। और इसके पश्चात जो है अर्थ शक्ति के आधार पर भी शब्द के भेद हैं, है ना। अमिधा भी शब्द कहलाता है साहब, है ना। व्यंजन और लक्षणा शब्द के नाम से जाना जाता है। तो ये जो है कुछ शब्द के भेदों की चर्चा यहाँ पर की गई है साहब, ठीक। 4 तरीके से शब्द पढ़ेंगे। इसके पश्चात 7वां जो टॉपिक आता है साहब वाक्य है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 प्रकार से पढ़ते हैं, एक तो रचना के आधार पर और एक आता है साहब जिसे हम बोलते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। संयुक्त वाक्य क्या कहलाता है, मिश्र वाक्य क्या कहलाता है और सरल वाक्य क्या कहलाता है। तो मैं आपको बतला दूं, रचना के आधार पर 3 ही वाक्य के भेद हैं। सरल वाक्य है, या तो मिश्र वाक्य है, या तो संयुक्त वाक्य है ना। संयुक्त वाक्य को हम किस नाम से जानते हैं और मिश्र वाक्य को किस नाम से, है ना। जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अच्छे दिन आएंगे, एक प्रकार का कौन सा वाक्य है, तो मैं आपको बतला दूं मिश्र वाक्य है। बाबा रामदेव ने कहा सुबह उठना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, यह भी एक प्रकार का मिश्र वाक्य है, ठीक। तो संयुक्त वाक्य के अंतर्गत साधारणतः आपको और बीच में शब्द देखने को मिल जाता है, या मिलता है, किंतु, परंतु, इसलिए नामक शब्द बीच में देखने को मिल जाते हैं। जब 2 वाक्यों को आपस में जोड़ दिया जाए, जब 2 सरल वाक्यों को आपस में जोड़ दिया जाता है, उसे हम संयुक्त वाक्य के नाम से जानते हैं, ठीक। जैसे मैंने यहाँ पर एक बोला, मैं भूगोल पढ़ाता हूँ और इतिहास पढ़ाता हूँ। तो ध्यानपूर्वक सुनना, एक प्रकार का ये संयुक्त वाक्य है। मैं हिंदी पढ़ाता हूँ और मध्य प्रदेश का ज्ञान भी देता हूँ या पढ़ाता हूँ, ये विषय के संदर्भ में है। तो एक प्रकार के संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आएंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के, है ना, 8 भेद बतलाए गए हैं। यहाँ पर जो है कई भेद हैं, जैसे विधि एवं विधान वाचक वाक्य है ना। शर्त एवं संकेत वाचक वाक्य कहलाता है, निषेध वाचक वाक्य कहलाता है, इच्छा वाचक वाक्य कहलाता है। यहाँ पर देखा जाए तो संदेह वाचक वाक्य भी कहलाता है। तो यहाँ पर लगभग 8 भेद बतलाए गए हैं साहब वाक्य के। इसके पश्चात आपको मैं यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण टॉपिक बतला दूं। एक इसी के अंतर्गत हम पढ़ लेंगे साहब शब्द शुद्धि। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है साहब, है ना। शब्द दिए रहेंगे, इनमें से एक शब्द, शुद्ध शब्द हमको पहचानना पड़ता है साहब, आइडेंटिफाई करना पड़ता है, निम्न में से कौन सा एक शुद्ध शब्द है। जैसे कि एक मैं छोटा सा एग्जाम्पल बतलाऊं, आप इसमें जरूर विचार करिएगा। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर अभयारण्य, एक यहाँ पर अभयारण्य लिखता हूँ और दूसरा शब्द लिखता हूँ साहब इस प्रकार का अभयारण्य, और मैं पूछता हूँ ए सही है कि बी सही है। तो मैं आपको, है ना, 10 सेकंड दूंगा, तो आप जरूर, है ना, विचार करेंगे कि साहब पहला वाला सही है कि, है ना, दूसरा वाला सही है। और मुझे उम्मीद है
कि लगभग लोग जो है इस पर अपनी स्वीकृति देंगे। और मैं आपको बतला दूं, ये वाला जो शब्द ए है ये साधारणतः गलत है, बी वाला सही है, अभयारण्य। कारण है कि साहब ध्यान में सुनना, इसमें दो महत्वपूर्ण शब्द जुड़े हैं, एक अभय है, एक अरण्य है, एक है अभय। अभय का अर्थ होता है साहब, है ना, भय मुक्त। और अरण्य, अरण्य का अर्थ आप जानते ही हैं साहब, जंगल कहलाता है। अभय धन अरण्य इक्वल टू अभयारण्य होता है। यहाँ पर ये दोनों में जो है स्वर संधि अर्थात दीर्घ स्वर संधि का, है ना, यहाँ पर जोड़ लगा है। अभयारण्य बी वाला सही है। तो मैंने आपको बतला दिया, शब्द शुद्धि काफ़ी इंपॉर्टेंट अपना एक फैक्टर है। एक मैंने अभी लिखा था, ये वाला श्रृंगार, मैं यहाँ पर लिख दूँ, ये वाला श्रृंगार सही है कि ये वाला श्रृंगार सही है। और मुझे उम्मीद है लोग ए और बी में से, बी में स्वीकृति अधिकांश लोग देंगे, लेकिन यहाँ पर ये वाला ए वाला श्रृंगार सही होता है। तो मैंने आपको बतला दिया। तो शब्द शुद्धि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पश्चात यदि मैं चर्चा करता हूँ, दूसरा वाक्य टॉपिक है, और वाक्य के अंतर्गत दो और इसके महत्वपूर्ण टॉपिक बच चुके हैं। एक तो वाक्य रूपांतरण, सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करना, या संयुक्त वाक्य को सरल में, या मिश्र वाक्य को संयुक्त वाक्य में कन्वर्ट करना, रूपांतरित करना भी पूछा जाता है साहब। यहाँ से प्रश्न आते ही हैं, लगभग 4 से 5 प्रश्न आपको वाक्य नामक टॉपिक से देखने को मिल जाएंगे। इसके पश्चात काफ़ी इंपॉर्टेंट मैंने आपको बतलाया 5 प्रश्न आते हैं। तो एक वाक्य शुद्धि का भी एक प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि साहब ध्यान में सुनना, एक सेंटेंस रचना करते समय उसमें कौन कौन से, है ना, यहाँ पर ऐसे कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं कि जहाँ पर अशुद्धि उसकी छुपी हो, उसको हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। कि साहब एक वाक्य मैंने दे दिया और मैंने पूछा निम्न में से कौन सा वाक्य सही है, तो उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है। या एक मैंने वाक्य लिख दिया, मैंने पूछा कि सब निम्न में से, निम्न दिए हुए वाक्य में कौन सा शब्द या कौन सा पार्ट जो है इसका अशुद्ध है। तो वाक्य शुद्धि से भी एक प्रश्न आपको साधारणतः 1 या 2 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। इसके पश्चात जो है 8वां टॉपिक आपने सुना होगा, मुहावरे। आपको मुहावरे देखने को मिल जाएंगे साहब, मुहावरे है। इसके पश्चात जो है 9वां टॉपिक जो है अपनी लोकोक्ति कहलाती हैं साहब। लोकोक्तियाँ की भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है लोकोक्ति। इसके पश्चात यदि मैं अन्य टॉपिक की बात करता हूँ तो हिंदी और MBPSC 5वें पेपर के अंतर्गत, है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी वर्तमान में जुड़ा है। और SI में तो काफ़ी लंबे समय से वहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो है टॉपिक अपना रस, इसके पश्चात जो है अगला टॉपिक छंद है, इसके पश्चात अगला टॉपिक जो है अलंकार, भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रस से, छंद से, अलंकार से प्रश्न आते ही हैं। और यहाँ से 9 से 10 प्रश्न, तीनों टॉपिकों को मिलाकर मैं चर्चा कर रहा हूँ, 9 से 10 प्रश्न तक भी आ जाते हैं साहब। 10, 9, 10, 8 ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। रस से 3 मिलते हैं, छंद से 2 से 3, अलंकार से 3 से 4 प्रश्न देखने को मिल जाते हैं। तो रस, छंद, अलंकार काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। रस हम साधारणतः जानते हैं कि साहब 9 प्रकार के हैं, लेकिन है ना, यहाँ पर यदि भरत मुनि के अनुसार यदि मैं चर्चा करता हूँ तो 8 प्रकार के रसों की चर्चा यहाँ पर की गई है। कई रस के बारे में आप जानते हैं यदि प्रेम प्रसंग किया जाता है तो रति भाव जागृत होता है, और इस रस को जो है हम श्रृंगार रस के नाम से जानते हैं। और श्रृंगार के भी 2 भेद हैं, एक तो, है ना, संयोग श्रृंगार रस कहलाता है और एक वियोग श्रृंगार रस कहलाता है। जब नायक और नायिका के बीच में प्रेम प्रसंग चले, है ना, मिलन हो, है ना, और यहाँ पर जो है बातचीत इत्यादि हो, प्रेम से भरी हुई बातचीतें होती हैं, तो उसे हम संयोग श्रृंगार रस के नाम से जानते हैं। और जब, है ना, नायक नायिका आपस में बिछड़ जाएं तब यहाँ पर वियोग, है ना, श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। सब बिछड़ने की बात कर रहा हूँ साहब। यहाँ पर एक नायक या नायिका में से एक ऊपर यदि जाता है, ऊपर का अर्थ होता है यदि, है ना, वो नहीं रहता है तो वहाँ पर करुण भाव और शोक, है ना, एक भाव उत्पन्न होगा, करुण रस की उत्पत्ति होगी, है ना। जैसे कि साहब, है ना, नायक या नायिकाओं में से, नायक नायिका में से नायक यदि, है ना, इस संसार में ना रहे तब यहाँ पर नायिका के मन में शोक भाव और करुण रस की उत्पत्ति होती है ना। आपने सुना होगा, शोक विकल सब रोबहि रानी, रिपु शीलु बलु तेज बखानी, करहि बिलाप अनेक प्रकारा। और, है ना, भूमि तल बारहि बारा, है ना, यहाँ पर नायिका या नायक कोई चला जाता है ना,
और उसके निधन के पश्चात रानियां जो है सभी रुदन कर रही होती हैं, रो रही होती हैं साहब, और नायक को याद कर रही होती हैं, अपने पति को याद कर रही होती हैं। तो वहाँ पर जो है मैंने आपको बतलाया कि साहब शोक भाव और करुण रस की उत्पत्ति होगी। तो ध्यानपूर्वक सुनना, यहाँ पर रस की अनुभूति, रस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साहब, और रस के प्रकार की ही सिर्फ चर्चा नहीं की जाती है, एक रसास्वादन की भी एक अनुभूति की एक प्रक्रिया होती है। उसको हम 4 तरीके से रसास्वादन करते हैं साहब। कोई भी रस यदि मन मस्तिष्क में उत्पत्ति यदि उसकी हो रही तो इसकी एक विशेष प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया होती है ना। यदि श्रृंगार रस की उत्पत्ति यहाँ पर हो रही है तो यहाँ पर कोई ना कोई एक कारण होना चाहिए, और उस कारण को हम विभाव के नाम से जानते हैं साहब, है ना। फिर उसको अनुभव किया जाना चाहिए, एक संचारी भाव भी कहलाता है साहब, है ना। अलग अलग छोटे छोटे से भाव संचारी भाव के नाम से जानते हैं। फिर एक जो है यहाँ पर भाव जागृत होता है जो स्थायी रूप से, है ना, मन मस्तिष्क में छा जाता है, तब यहाँ पर एक रस की उत्पत्ति होती है। वो 9 रसों में से कोई भी रस आपके मन भाव में उत्पत्ति ले सकता है साहब। सॉरी। तो मैंने आपको बतला दिया कि साहब रस के सामान्यतः 9 भेद हैं और भरत मुनि के अनुसार 8 भेद हैं। वर्तमान में देखा जाए तो 10वां भेद भी बतलाया जाता है और 11वां भेद तक भी बतलाया गया है। 10वां भेद हम वात्सल्य रस या वात्सल्य रस के नाम से, और 11वां रस भी लोग बतलाते हैं जिसे हम भक्ति रस के नाम से जानते हैं। छंद काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है साहब। छंद से सामान्यतः हम जानते हैं कि साहब वार्णिक होता है या तो मात्रिक छंद होता है, जहाँ पर वर्णों की गिनती की जाए और जहाँ पर वाक्य रचना या साहित्यिक कृतियों के अंतर्गत यदि रचनाएं या कविताओं का पाठ यदि इस तरीके से किया जाता है कि वर्णों को ध्यान में रखकर यदि वाक्य रचना की जाती है उसे वार्णिक छंद के नाम से जानते हैं। जहाँ पर मात्राओं को ध्यान में रखते हुए छंदों की या अपन कह सकते हैं कृति या कविताओं का लेखन किया जाता है उसे हम मात्रिक छंद के नाम से जानते हैं। वार्णिक छंद भी साधारणतः 2 प्रकार के और मात्रिक छंद भी साधारणतः 3 प्रकार के हैं। उस पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे जब हम टॉपिक पर्टिकुलर उठाएंगे। अलंकार सामान्यतः आप जानते हैं कि साहब अलंकार कुछ भी नहीं साहब, एक तीनों के तीनों टॉपिक काव्य से संबंधित है साहब, एक साहित्यिक पोर्शन के अंतर्गत आते हैं। और अलंकार के अंतर्गत आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर सामान्यतः जब काव्य की रचना करते समय शब्दों को विशेषतः ध्यान में रखा जाए, शब्दों का रिपीटेशन किया जाए, एक शब्द के अनेक अर्थ निकाले जाएं, या वर्णों का एक श्रृंखला वहाँ पर प्रयुक्त की जाए, तो वहाँ पर हम शब्दालंकार, और जब हम अर्थ के आधार पर एक काव्य को यहाँ पर चमत्कृत करने का प्रयास करते हैं साहब, तो उसे हम बोलते हैं साहब अर्थालंकार के नाम से जानते हैं। तो अलंकार का सामान्यतः अर्थ यहाँ पर बतलाया गया है साहब, चमत्कार उत्पन्न करना। आप वर्णों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करते हैं या तो अर्थ का आस्वादन करके हम चमत्कार उत्पन्न करें, उसे हम अलंकार के नाम से हम जानते हैं साहब। ठीक, इसके पश्चात काव्य नामक एक टॉपिक आता है साहब। काव्य भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है। इस टॉपिक से भी प्रश्न साधारणतः सब इंस्पेक्टर और पीएससी में पूछे जाते हैं। इसके पश्चात पारिभाषिक शब्दावलियां हैं जो कि सामान्यतः शासन प्रशासन इत्यादियों में प्रयोग की जाती हैं। प्रशासनिक शब्दावलियां या पारिभाषिक शब्दावलियां कौन कौन सी हैं उनके हम बारे में, हालांकि इसकी एक लिस्ट होती है, इसका एक जो है नोट्स होता है उसको हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इसके पश्चात देखा जाए तो हिंदी भाषा का साहित्य, और है ना, हिंदी साहित्य के बारे में भी हम चर्चा करेंगे साहब। हिंदी साहित्य कौन कौन से साहित्यिक पोर्शन यहाँ पर चर्चा की जाती है, तो हिंदी साहित्य लिटरेचर के बारे में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पर आता है साहब। हिंदी की उत्पत्ति किस तरीके से हुई है, इसकी परंपरा को किस तरीके से निर्वहित किया गया है साहब, इस परंपरा को किस तरीके से बनाया गया है। इसके पश्चात देखा जाए तो भाषा के संबंध में कुछ, है ना, यहाँ पर संविधान में भी कुछ बातें उल्लेखित हैं, उसके बारे में भी हम जानेंगे। जैसे कि भाग 17, भारतीय संविधान का भाग 17 हिंदी के संदर्भ में कुछ विशेष जानकारी देता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 343 से लेकर 351, 343 से लेकर 351 तक हिंदी के लिए कुछ बातें की गई हैं साहब। हिंदी या भाषा के संदर्भ में भारत में, है ना, बोली जा रही भाषाओं के संदर्भ में कुछ विशेष बातें यहाँ पर बतलाई गई हैं कि साहब हिंदी भाषा की लिपि क्या होगी
और है ना राज्य की भाषा क्या होगी तथा इसकी लिपि क्या होगी, ये भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 के अंतर्गत बतलाया जाता है कि राज्य की भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 344 क्या बतलाता है, 345 क्या चर्चा करता है, 46 क्या चर्चा करता है, 346, 347, 348, 349, 350, 350 का और 350 खा और इसके पश्चात 351 है ना राज्य का ये उत्तरदायित्व होगा कि हिंदी का प्रचार और प्रसार करे। ये 351 के अंतर्गत चर्चा की गई है। 350 क्या है, ये एक विस्तृत अपना एक टॉपिक है और ये लगभग 1 घंटे का टॉपिक रहेगा। 1 से 1.5 घंटे के अंतर्गत हम ये भाग 17 को हम समझाएंगे। इसके पश्चात यदि मैं चर्चा करता हूँ साहब, तो मैं चर्चा करूँगा भारतीय संविधान की अनुसूची। यदि मैं बात करता हूँ 8 में है ना, कुछ प्रादेशिक भाषाओं के बारे में भी जानकारी दी गई है ना। तो प्रादेशिक भाषाएं वर्तमान में सूचीबद्ध 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 हैं। मूल संविधान में 14 थी, फिर एक 15वीं भाषा को सूचीबद्ध किया गया। फिर यहाँ पर एक अमेंडमेंट और कराया गया जिसे भी 71वां संविधान संशोधन बोलते हैं, वहाँ पर 3 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया। 15वीं भाषा 21वें संविधान संशोधन के द्वारा सूचीबद्ध की गई है और उस भाषा का नाम है सिंधी। और इसके पश्चात 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को सूचीबद्ध किया गया है। और इसके पश्चात यदि मैं चर्चा करता हूँ 92वां संविधान संशोधन हुआ है और उसके अंतर्गत 4 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है ना, डोंगरी है, बोडो है, मैथिली और संथाली, 4 भाषाओं को। वर्तमान में 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध हैं। इस तरीके से कुछ भाषाओं के संबंध में कुछ जानकारियां हैं, वो भी मैं आपको बतलाऊंगा। ये भी एक स्वतंत्र एक टॉपिक है। तो इस तरीके से हमारे हिंदी का एक सिलेबस प्रॉपर तरीके से, जहाँ तक है कि पूरे के पूरे टॉपिक रहे होंगे है ना, कुछ बच गए होंगे तो हम आगे चर्चा कर लेंगे। तो इस तरीके से हिंदी के ये इतने एक टॉपिक हैं। यदि मैं एक छोटा सा अवलोकन आपको है ना थोड़ी बहुत जानकारी दूं, तो वर्णमाला नामक एक टॉपिक के अंतर्गत मैं कुछ चीज़ें आपको बतला देता हूं 10 से 5, 10-15 मिनट में, कि वर्णमाला टॉपिक के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें रहेंगी और इसकी एक विस्तृत परंपरा के अंतर्गत। ध्यान मुक्त सुनना, सब इंस्पेक्टर और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के 5वें पेपर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक रहेंगे साहब। और यहाँ से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि 100% तक का आप अंक यहाँ पर अर्जित कर पाएंगे साहब। 70 नंबर की हिंदी सब इंस्पेक्टर में है और 200 नंबर की हिंदी आपका जो है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के 5वें पेपर है। वहाँ पर बस पत्र लेखन प्रतिवेदन, हालांकि इसमें ऑब्जेक्टिव प्रकार के सब इंस्पेक्टर में पूछे जाते हैं पत्र के बारे में ऑब्जेक्टिव, और MPSC में उसका डिस्क्रिप्टिव पार्ट होता है साहब, और प्रतिवेदन जिसे हम रिपोर्ट के नाम से जानते हैं साहब। तो उसके भी टॉपिक हम रहेंगे। वो 2 टॉपिक छूट गए थे साहब, पत्र लेखन और प्रतिवेदन। ये सब इंस्पेक्टर में ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से पूछे जाएंगे और मेंस में तो इसका एक काफ़ी वेटेज है साहब, 30 से 35 नंबर है। 30 नंबर की लगभग MPSC में 15-15 अंक का एक पत्र पूछा जाता है, एक पत्र और एक प्रतिवेदन। तो वर्णमाला को हम देखें, वर्णमाला टॉपिक पढ़ने से पहले हमको कुछ चीज़ों को जानना अनिवार्य है साहब। जैसे पहला एक पॉइंट होता है साहब, भाषा क्या है। भाषा के संदर्भ में हम जानेंगे साहब ये ध्वनि क्या कहलाती है, ये वर्ण क्या कहलाता है, और इसके पश्चात यदि मैं चर्चा कर दूं वर्ण या अक्षर भी क्या कहलाती है या क्या कहलाता है, इसके संदर्भ में हम जानेंगे भाषा, ध्वनि, वर्ण। और इसके पश्चात हम वर्णमाला नामक पॉइंट को हम देखेंगे साहब। यदि मैं भाषा के संदर्भ में यदि मैं चर्चा करता हूँ सभी, भाषा है तो है क्या। ध्यान मुक्त सुनना, भाषा शब्द की उत्पत्ति साधारणतः जो है भाष्य धातु से हुई है, और भाष्य धातु और भाष्य का अर्थ होता है ऐसा व्यक्त करना या वाणी। तो इसके यदि मैं स्पष्ट परिभाषा बतलाऊं तो विचारों के आदान प्रदान के लिए जिन ध्वनि संकेतकों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम भाषा के नाम से जानते हैं साहब। भाषा का अर्थ होता है साहब विचारों का आदान प्रदान करना। मेरे विचार आप तक पहुंच पाएँ, आपके विचार मुझ तक पहुंच पाएँ, तो कोई ना कोई एक माध्यम का प्रयोग किया जाता है और उस माध्यम का नाम ही है साहब भाषा। ध्यान मुक्त सुनना, भाषा जो है मैंने आपको बतलाया भाष्य धातु से निकला है और इसका अर्थ ही होता है साहब वाणी या व्यक्त करना। और यहाँ पर स्पष्ट परिभाषा कई ऐसे आचार्यों ने दी है, तो मैंने आपको एक परिभाषा बतला दी है कि साहब विचारों के आदान प्रदान के लिए जिन ध्वनि संकेतकों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम भाषा के नाम से जानते हैं।
भाषा की सबसे न्यूनतम इकाई जो है हम ध्वनि के नाम से जानते हैं साहब। भाषा की सबसे न्यूनतम इकाई ध्वनि है। और यहाँ पर ध्वनि की यदि मैं चर्चा करता हूँ तो हिंदी वर्णमाला में यदि मैं ध्वनियों की संख्या की चर्चा करूँ तो वर्तमान में हिंदी में ध्वनि यदि चर्चा करते हैं तो 52 ध्वनियों की चर्चा और 52 वर्ण की भी चर्चा यहाँ पर की जाती है। भाषा के लिखित रूप को हम वर्ण के नाम से या भाषा की सबसे न्यूनतम लिखित इकाई वर्ण के नाम से जानी जाती है साहब। अक्षर उसका एक पर्याय है, तो ध्वनि के संदर्भ में भी प्रयोग कर लिया जाता है, वर्ण के संदर्भ में भी प्रयोग कर लिया जाता है। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे न्यूनतम लिखित इकाई को हम वर्ण के नाम से हम जानते हैं। और हिंदी भाषा के अंतर्गत यदि मैं चर्चा करता हूँ तो 52 वर्णों की चर्चा यहाँ पर की गई है। वो कौन कौन से 52 वर्ण हैं और उनको किस किस भागों में विभाजित किया गया है वो वर्णमाला चर्चा करता है साहब। यदि मैं वर्णमाला की यदि मैं चर्चा करता हूँ तो 52 वर्ण यहाँ पर बतलाए गए हैं। और भाषा मैंने आपको बतला दिया। भाषा के साधारणतः रूप की यदि मैं चर्चा करूं तो 2 रूप आपको देखने को मिलते हैं। एक तो मौखिक रूप है और एक कहलाता है साहब लिखित रूप। मौखिक रूप और एक है लिखित रूप। मौखिक रूप भाषा का जो है मैंने आपको बतला दिया कि विचारों का आदान प्रदान यदि मुख के द्वारा यदि किया जाता है तो उसे हम मौखिक भाषा के नाम से जानते हैं। और यदि हमें अपने विचारों को किसी दूरस्थ व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए मैं जब उसे लेखनबद्ध करता हूं तो उसे हम बोलते हैं सब लिखित भाषा। और साधारणतः भाषा के लिखित रूप को हम लिपि के नाम से भी जानते हैं साहब, क्योंकि हम जब भी कोई भी चीज़ दूरस्थ व्यक्ति तक यदि पहुंचाते हैं तो उसको लेखनबद्ध किया जाता है। तो हम कुछ न कुछ चिन्हों को निर्धारित करते हैं, हम उसे लिपि बोलते हैं साहब। और लिपि की सबसे छोटी इकाई ही वर्ण है और भाषा की सबसे छोटी इकाई ही जो है ध्वनि के नाम से जानी जाती है साहब। आपको विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। फिर से मैं आपको बतला दूं, भाषा के लिखित रूप को लिपि के नाम से जानते हैं और लिपि की सबसे न्यूनतम इकाई वर्ण है और भाषा की सबसे न्यूनतम इकाई ध्वनि के नाम से जानते हैं साहब। ठीक। अक्षर को साधारणतः देखा जाए तो यहाँ पर 2 भागों में विभाजित किया गया है साहब। एक तो बद्धाक्षर कहलाता है, एक मुक्ताक्षर के नाम से हम जानते हैं। तो मैं इसकी विस्तृत चर्चा आपको करूँगा, चर्चा हम करेंगे साहब। बद्धाक्षर क्या कहलाता है, मुक्ताक्षर क्या कहलाता है। यदि किसी भी मुक्ताक्षर, बद्धाक्षर क्या कहलाता है, यदि कोई भी शब्द लिखा हुआ है और उस शब्द के अंत में यदि हलंत लग जाए, यदि मैंने लिख दिया साहब यहाँ पर जगत और ये जो है सबसे लास्ट में जो ध्वनि है इसे हम साधारणतः बद्धाक्षर के नाम से हम जानते हैं साहब। और मुक्ताक्षर क्या कहलाता है, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पर खाना, तो ध्यानपूर्वक सुनना, यदि किसी भी शब्द के अंतिम वर्ण में यदि स्वर है उसे मुक्ताक्षर के नाम से और यदि हलंत युक्त वर्ण है उसे हम बद्धाक्षर के नाम से जानते हैं। तो अक्षर के 2 ही रूप यहाँ पर चर्चा किए गए हैं। और एक मैं छोटी सी इन्फॉर्मेशन और दे दूं, वर्णमाला को साधारणतः 3 भागों में डिवाइड किया गया है, स्वर, व्यंजन और अयोग्यवाह ध्वनि। अयोग्यवाह ध्वनि, तो स्वर वर्ण क्या कहलाते हैं, तो मुख से निकलने वाली वह ध्वनि जब निर्बाध्य गति से बाहर की ओर निकल आए उसे हम स्वर ध्वनि के नाम से जानते हैं साहब। स्वर वर्णों की संख्या यहाँ पर 11 निर्धारित की गई है और स्वर को हम साधारणतः कुछ प्रकार से पढ़ते हैं, उसकी चर्चा हम अगली क्लास के अंतर्गत करेंगे। व्यंजन वर्ण क्या कहलाते हैं, वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण में हम वायु जो है एक साबाध्य या बाधा युक्त तरीके से बाहर निकले उसे हम व्यंजन वर्ण के नाम से जानते हैं और इनकी संख्या मूलतः 33 बतलाई गई है। और अयोग्य ध्वनि क्या कहलाती हैं, वह ध्वनियाँ जो स्वर भी हों, व्यंजन वर्ण भी हों, उसे हम अयोग्यवाह ध्वनि कहलाते हैं। और उच्चारण के आधार पर अयोग्यवाह ध्वनियों को हम व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन है ना कुछ विद्वानों ने इसे है ना अयोग्य का अर्थ होता है साहब जो योग्य ना हो, अर्थात जो स्वर भी हो जाए और व्यंजन वर्ण की भूमिका भी अदा करें, उसे हम बोलते हैं साहब अयोग्यवाह ध्वनियाँ। और हिंदी वर्णमाला में 2 ही ध्वनियाँ हैं अयोग्यवाह ध्वनि, अम और आहा। उच्चारण के आधार पर अंत में माँ आता है और अंत में हा आता है, इसीलिए इसको हम व्यंजन की कैटेगरी में रखते हैं। और साधारणतः इसका प्रयोग हम अयोग्यवाह ध्वनियों के रूप में हम करते हैं साहब, क्योंकि इनका प्रयोग हम स्वर के रूप में भी कर सकते हैं और व्यंजन श्रेणी के रूप में भी इनका प्रयोग किया जाता है।
तो बेसिकली ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी साहब। और आज मेरा मुख्यतः फोकस जो है आज विषय वस्तु के संदर्भ में जानकारी देना था। और पहला टॉपिक मैंने आपको उठाया है वर्णमाला, इसको मैं कंप्लीट कराने का पूरा प्रयास करूंगा साहब। और वर्णमाला के अंतर्गत हम जानेंगे स्वर को हम कुछ तरीके से पढ़ेंगे साहब, 3 तरीके से हम पढ़ते हैं इसको। और व्यंजन वर्ण को भी हम 3 तरीके से पढ़ेंगे। और अयुग्मवाच्य ध्वनियाँ तो एक ही साधारण चर्चा यहाँ पर की जाती है। ठीक।